माया ने उन सभी हंसने वाले अधिकारियों की तरफ एक बहुत ही ठंडी और कठोर नजर डाली, जिससे उनकी हंसी एक ही पल में उनके गले में अटक गई। पूरे कमरे में फिर से एक बहुत ही भयानक और डरावना सन्नाटा पूरी तरह छा गया। माया ने बहुत ही शांति से अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और कानूनी दस्तावेज बाहर निकाले। उसने उन कागजातों को हवा में उठाते हुए कहा कि मैं यहां किसी की सफाई वाली बनकर नहीं, बल्कि इस पूरी कंपनी की असली मालिक बनकर आई हूं। शाम की सुनहरी धूप कांच की विशाल खिड़कियों से छनकर शानदार कार्यालय के संगमरमर वाले फर्श पर पड़ रही थी। यह रोशनी हर एक वस्तु के किनारों पर एक अद्भुत चमक पैदा कर रही थी, जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। माया बड़ी ही खामोशी और लगन के साथ अपना काम कर रही थी। उसके हाथों में सफाई का सामान मौजूद था और वह फर्श को चमकाने में पूरी तरह से व्यस्त थी। कोई भी उसे देखकर यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह कौन है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और गंभीरता छाई हुई थी। यह वही बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिसकी नींव उसके पिता ने अपने अथक परिश्रम और दूरदृष्टि से रखी थी। आज हालात पूरी तरह से बदल चुके थे और माया को इस इमारत में एक मामूली कर्मचारी की तरह प्रवेश करना पड़ रहा था। उसने जानबूझकर यह वेशभूषा धारण की थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह चुपचाप हर एक गतिविधि पर अपनी नजर बनाए रखना चाहती थी। कंपनी के वर्तमान हालात देखकर उसके दिल में एक गहरी चुभन होती थी। उसे पता था कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है, जिसे सुधारना अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। कार्यालय का यह विशिष्ट हिस्सा केवल उच्च अधिकारियों के लिए आरक्षित था और यहां हर समय एक गंभीर सन्नाटा पसरा रहता था। कीमती कलाकृतियां और शानदार फर्नीचर इस जगह की भव्यता को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। माया फर्श के एक छोटे से दाग को साफ करने के लिए नीचे झुकी हुई थी। तभी अचानक वहां के भारी और आलीशान दरवाजे बड़ी जोर से खुले। कदमों की तेज और गूंजती हुई आवाज ने वहां के शांत वातावरण को पूरी तरह से भंग कर दिया। माया ने अपना सिर उठाए बिना ही समझ लिया कि वहां कौन आया है। विक्रम, जो कि कंपनी का वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी था, अपने पूरे अहंकार और क्रोध के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके महंगे सूट और जूतों की आवाज उसकी सत्ता का प्रदर्शन कर रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक ऐसा भाव रहता था जैसे बाकी दुनिया उसके पैरों की धूल हो। उसके पीछे उसके कुछ चापलूस सहायक भी तेज कदमों से चल रहे थे। विक्रम की नजर अचानक फर्श पर काम कर रही माया पर पड़ी और उसकी चाल अचानक रुक गई। उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की एक भयानक आग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। विक्रम ने अपनी उंगली से माया की ओर इशारा करते हुए बेहद कर्कश और तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम जैसी घटिया और नीच औरत की हिम्मत कैसे हुई इस मंजिल पर कदम रखने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह जगह सिर्फ कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए है? माया ने धीरे से अपना काम रोका और बिना किसी डर के सीधे खड़े होकर उसकी तरफ देखा। विक्रम का गुस्सा उसके इस शांत व्यवहार को देखकर और भी ज्यादा भड़क गया, क्योंकि वह लोगों को अपने सामने कांपते हुए देखने का आदी था। माया की आंखों में किसी भी प्रकार का कोई खौफ या पछतावा नहीं था और यही बात विक्रम को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उसने अपने सहायकों की तरफ मुड़कर देखा और जोर से कहा कि इस अनपढ़ और गंवार औरत को किसने यहां काम करने की इजाजत दी है? विक्रम ने फर्श पर एक काल्पनिक खरोंच की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारे कारण इस बेशकीमती इटालियन संगमरमर की चमक खराब हो रही है। उसने माया को तुरंत वहां से बाहर निकल जाने का आदेश दिया और उसे नौकरी से निकालने की गंभीर धमकी भी दे डाली। विक्रम की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, लेकिन माया अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसने बड़ी ही शालीनता और स्पष्टता के साथ जवाब दिया कि वह केवल अपना काम कर रही है जो उसे सौंपा गया है। माया की इस बेबाकी ने विक्रम के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण सफाई
वाली उसके सामने इस तरह से बात करने की हिम्मत कर सकती है? विक्रम का चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुका था और उसकी सांसें काफी तेज चलने लगी थीं। उसने अपने एक सहायक को तुरंत सुरक्षा गार्ड्स को बुलाने का आदेश दिया। विक्रम लगातार माया को अपमानित करने के लिए नए नए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। वह उसे बार बार याद दिला रहा था कि उसकी हैसियत सड़क की धूल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। माया खामोशी से उसके हर एक शब्द को अपने दिमाग में दर्ज कर रही थी। उसे पता था कि यह व्यक्ति इस कंपनी को चलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। विक्रम का यह क्रूर व्यवहार इस बात का पुख्ता प्रमाण था कि कंपनी गलत हाथों में पूरी तरह से फंस चुकी है। कुछ ही पलों में दो हट्टे कट्टे सुरक्षा गार्ड दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। विक्रम ने उन्हें आदेश दिया कि इस औरत को घसीटते हुए इस इमारत से बाहर फेंक दो। माया ने अपने हाथ में पकड़े हुए गीले कपड़े को बाल्टी में रखा और गार्ड्स की तरफ एक ठंडी नजर डाली। उसकी उस नजर में एक ऐसा अधिकार और आत्मविश्वास था कि गार्ड्स भी एक पल के लिए ठिठक गए। उन्होंने विक्रम के आदेश को सुना जरूर था, लेकिन माया के व्यक्तित्व के सामने वे अचानक से खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगे थे। माया ने बड़ी ही शांति से विक्रम की आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि मुझे बाहर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही यहां से जा रही हूं। विक्रम ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा कि तुम जैसी गरीब और लाचार औरतें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर सकती हो। माया बिना कुछ कहे अपने सामान की बाल्टी उठाकर दरवाजे की तरफ मुड़ गई। जाते जाते उसने मन ही मन यह दृढ़ संकल्प लिया कि अगली बार जब वह इस कमरे में कदम रखेगी तो हालात पूरी तरह से अलग होंगे। माया के वहां से चले जाने के बाद भी विक्रम का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वह लगातार अपने सहायकों पर चिल्ला रहा था और सभी को कड़ी फटकार लगा रहा था। उसे इस बात का भारी घमंड था कि कंपनी में कोई उसके फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकता। वह खुद को इस पूरी प्रधानसी व्यापारिक साम्राज्य का इकलौता राजा मानता था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को उसने अभी अपमानित किया है वह असल में इस पूरे साम्राज्य की असली हकदार है और जल्द ही वापस आएगी। माया लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए अपने दिमाग में आगे की रणनीतियों पर विचार कर रही थी। विक्रम की अशिष्टता और उसका घमंड माया के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका था। जब दुश्मन आपको कमजोर और लाचार समझ लेता है तो उसे हराना और भी आसान हो जाता है। लिफ्ट का दरवाजा खुला और माया अंदर प्रवेश कर गई। शीशे में अपनी परछाई को देखकर उसने एक गहरी सांस ली। उसके पिता ने हमेशा उसे सिखाया था कि मुश्किल समय में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी ताकत होती है, और वह यही कर रही थी। निचली मंजिल पर पहुंचने के बाद माया ने अपना काम खत्म किया और इमारत के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर की दुनिया में आते ही उसने अपने कंधों से उस भारी बोझ को उतरते हुए महसूस किया। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे को छू रहे थे, जिससे उसे काफी राहत मिल रही थी। माया ने सड़क के किनारे खड़े होकर एक टैक्सी का इंतजार किया। उसका दिमाग अभी भी उसी आलीशान कार्यालय और विक्रम के उन कड़वे शब्दों के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। अब उसे अपने वफादार लोगों से संपर्क साधना था। टैक्सी में बैठते ही माया ने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से अपने वकील को संदेश भेजा। वह वकील उसके पिता का सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त था, जिसे कंपनी के हर एक गुप्त दस्तावेज की पूरी जानकारी थी। माया ने उसे संदेश में लिखा कि अब समय आ गया है और हमें अपनी अंतिम योजना पर तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए। संदेश भेजकर उसने फोन बंद किया और खिड़की के बाहर दौड़ते हुए शहर को देखने लगी। यह शहर उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र था। माया जानती थी कि विक्रम के खिलाफ सबूत जुटाना इतना आसान काम नहीं होगा। विक्रम ने अपने आसपास ऐसे लोगों की एक मजबूत दीवार बना रखी थी जो पैसों के लालच में कुछ भी कर सकते थे। वह भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों में इतना माहिर था कि उसने अपने हर एक काले कारनामे को बड़ी चालाकी से छुपा रखा था।
लेकिन कोई भी अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वह कभी न कभी कोई गलती जरूर करता है। माया को बस उसी एक गलती की तलाश थी जो विक्रम के पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दे। घर पहुंचने के बाद माया सीधे अपने पिता के पुराने अध्ययन कक्ष में गई। यह कमरा उसके लिए एक पवित्र स्थान की तरह था, जहां उसे हमेशा मानसिक शांति मिलती थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों में उसके पिता एक प्रभावशाली व्यक्ति नजर आ रहे थे। माया ने एक तस्वीर को छुआ और मन ही मन वादा किया कि वह इस कंपनी को लालची भेड़ियों के चंगुल से जरूर बचाएगी। उसने कमरे में रखे एक बड़े संदूक को खोला, जिसमें कंपनी के कुछ बेहद महत्वपूर्ण और गोपनीय दस्तावेज सुरक्षित रूप से छिपाकर रखे हुए थे, ताकि किसी को पता न चले। इन दस्तावेजों में विक्रम के उन सभी वित्तीय घोटालों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद था जो उसने माया के पिता की मृत्यु के तुरंत बाद किए थे। माया ने उन कागजातों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। हर एक पन्ना विक्रम की नीचता और उसके लालच की एक नई कहानी बयान कर रहा था। उसने विदेशी बैंकों में कई फर्जी खाते खोल रखे थे, जिनमें कंपनी का बेशुमार पैसा लगातार भेजा जा रहा था। माया की आंखें उन आंकड़ों को देखकर फटी की फटी रह गईं। उसे समझ आ गया कि विक्रम कंपनी को पूरी तरह खोखला कर रहा है। माया ने उन सभी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी तैयार की और उन्हें एक सुरक्षित सर्वर पर अपलोड कर दिया। वह किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि विक्रम बहुत ही खतरनाक इंसान था। यदि उसे माया की इस योजना की भनक लग जाती तो वह उसकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटता। इसलिए माया ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए ही अपने सारे कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया था। सफाई कर्मचारी का वेश धारण करना उसकी इसी सोची समझी और चालाक रणनीति का एक बहुत ही अहम और जरूरी हिस्सा था। अगले दिन माया फिर से उसी पुरानी वेशभूषा में कंपनी पहुंची। इस बार उसका लक्ष्य विक्रम के निजी कार्यालय से कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करना था। विक्रम आज किसी बड़े सरकारी अधिकारी के साथ बैठक में व्यस्त था, इसलिए उसका कार्यालय पूरी तरह से खाली था। माया ने चतुराई से सफाई के बहाने अंदर प्रवेश किया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसकी धड़कनें काफी तेज हो गई थीं, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया। उसने विक्रम के कंप्यूटर को चालू किया और उसमें एक विशेष पेन ड्राइव लगा दी जो डेटा चुरा सकती थी। डेटा ट्रांसफर होने में कुछ मिनट का समय लगने वाला था, और यह समय माया के लिए किसी युग के समान बीत रहा था। उसकी नजरें लगातार दरवाजे की तरफ टिकी हुई थीं। वह जानती थी कि अगर कोई अचानक अंदर आ गया तो उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। तभी अचानक बाहर से कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसी कार्यालय की तरफ आ रहे थे। माया का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने जल्दी से कंप्यूटर की स्क्रीन बंद की। पेन ड्राइव निकालकर उसने अपनी जेब में रख ली। दरवाजा खुला और विक्रम अपने सहायकों के साथ अंदर आया। माया तब तक फर्श पर बैठ चुकी थी और एक कपड़े से वहां की धूल साफ करने का नाटक कर रही थी। विक्रम ने उसे देखते ही अपना मुंह चिढ़ाया और कहा कि तुम अभी तक यहां से गई नहीं। मैंने तुम्हें कल ही इस मंजिल पर न आने की सख्त चेतावनी दी थी। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। माया ने सिर झुकाकर माफी मांगने का अभिनय किया और जल्दी से अपना सामान समेटकर वहां से बाहर की तरफ निकल गई। बाहर आते ही माया ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली। उसकी जेब में मौजूद वह छोटी सी पेन ड्राइव विक्रम के ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाली थी। इस पेन ड्राइव में विक्रम के सभी गुप्त ईमेल और उन भ्रष्ट साझेदारों के नाम मौजूद थे जो इस पूरे खेल में उसके साथ शामिल थे। माया का आधा काम अब पूरा हो चुका था और अब केवल सही समय का इंतजार करना बाकी था। वह जानती थी कि आगामी बोर्ड मीटिंग ही वह सबसे अच्छा मौका होगा जब वह विक्रम को सबके सामने पूरी तरह बेनकाब करेगी। अगले कुछ दिनों तक माया ने कंपनी जाना पूरी तरह से छोड़ दिया। उसने अपना सारा समय अपने वकील और कुछ वफादार शेयरधारकों के साथ गुप्त बैठकें करने में बिताया।
जब उन्होंने माया द्वारा लाए गए उन पुख्ता सबूतों को देखा तो वे सभी पूरी तरह से हैरान रह गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि विक्रम इस हद तक गिर सकता है। उन्होंने माया को पूरा समर्थन देने का वादा किया और तय किया कि वे बोर्ड मीटिंग में विक्रम के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। पूरी रणनीति बहुत ही सावधानी से तैयार की गई। इस दौरान विक्रम अपनी सफलता के नशे में पूरी तरह से चूर था। उसे लग रहा था कि उसने अपने रास्ते के सभी कांटों को हमेशा के लिए साफ कर दिया है। वह आगामी बोर्ड मीटिंग में अपने लिए और भी ज्यादा अधिकारों की मांग करने वाला था। उसने कंपनी के नियमों में कुछ ऐसे बदलाव करने की योजना बनाई थी जिससे वह आजीवन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर बना रह सके। विक्रम को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उसके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है और उसका पतन बहुत करीब है। माया ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। उसने अपने लिए एक बेहद शानदार और आधिकारिक सूट तैयार करवाया था जो उसकी नई भूमिका के बिल्कुल अनुकूल था। वह जानती थी कि जब वह उस बोर्ड रूम में प्रवेश करेगी तो सभी की नजरें केवल उसी पर टिकी होंगी। उसे न केवल विक्रम को हराना था बल्कि कंपनी के सभी कर्मचारियों और शेयरधारकों के मन में फिर से विश्वास जगाना था। माया ने शीशे के सामने खड़े होकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाया और खुद से वादा किया कि वह अपने पिता की विरासत को कभी भी मिटने नहीं देगी। बोर्ड मीटिंग का दिन आखिरकार आ ही गया। कंपनी का पूरा माहौल आज कुछ अलग ही लग रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले महसूस होती है। विक्रम अपने सबसे महंगे सूट में सज धज कर वहां पहुंचा था और उसके चेहरे पर जीत की एक झूठी मुस्कान तैर रही थी। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि आज का यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन साबित होने वाला है। सभी बड़े अधिकारी और शेयरधारक धीरे धीरे उस विशाल और शानदार मीटिंग रूम में जमा होने लगे। माया अपनी कार में बैठी इमारत के बाहर से सब कुछ देख रही थी। गोधूली की वह सुनहरी चमक अब इमारत के कांच पर एक अलग ही तरह का प्रभाव डाल रही थी। उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प और एक अनोखी चमक थी। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और अपने ड्राइवर को गाड़ी अंदर ले जाने का इशारा किया। माया का समय आ गया था। वह केवल एक सफाई कर्मचारी के रूप में नहीं बल्कि इस पूरी कंपनी की असली मालकिन के रूप में अंदर कदम रखने जा रही थी। यह न्याय और सत्य की बहुत बड़ी जीत होगी। वह इमारत के मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ी। आज उसे किसी पिछले दरवाजे से छुपकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सुरक्षा गार्ड्स ने जब उसे इतने शानदार कपड़ों और इस शाही अंदाज में देखा तो वे भी पूरी तरह से चौंक गए। वे उसे पहचान ही नहीं पाए कि ये वही महिला है जिसे विक्रम ने कुछ दिन पहले बेइज्जत किया था। माया के चलने का अंदाज और उसका आत्मविश्वास इतना प्रभावशाली था कि सुरक्षा गार्ड्स ने बिना कुछ पूछे ही उसके लिए बड़ा सा कांच का दरवाजा खोल दिया। माया शान से इमारत के अंदर दाखिल हुई। लिफ्ट की तरफ जाते हुए हॉल में मौजूद सभी कर्मचारियों की नजरें माया पर ही टिक गई थीं। वे आपस में फुसफुसाने लगे कि यह रहस्यमयी और खूबसूरत महिला कौन है जो इतने अधिकार के साथ अंदर आ रही है। माया ने किसी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया और सीधी लिफ्ट में जाकर सबसे ऊपरी मंजिल का बटन दबा दिया। यह वही मंजिल थी जहां से विक्रम ने उसे धक्के मारकर निकालने की धमकी दी थी। लिफ्ट ऊपर जा रही थी और उसी के साथ माया की धड़कनें भी तेज हो रही थीं, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल पक्का था। ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर लिफ्ट का दरवाजा खुला और माया बाहर निकली। मीटिंग रूम का भारी दरवाजा बस कुछ ही कदम की दूरी पर था। अंदर विक्रम अपनी सफलता के बड़े बड़े दावे कर रहा था, जिसकी आवाज बाहर तक साफ सुनाई दे रही थी। माया ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान लाते हुए उन भारी दरवाजों की तरफ अपने कदम बढ़ा दी। वह पल बहुत करीब आ चुका था जब विक्रम का सारा घमंड और उसका झूठा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से बिखर कर जमीन पर गिरने वाला था। अगले कुछ दिनों तक माया की दिनचर्या में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया।
वह हर सुबह जल्दी कंपनी की उस विशाल इमारत में पहुंच जाती थी। सफाई कर्मचारी की वह साधारण वर्दी अब उसकी एक सुरक्षित ढाल बन चुकी थी। अपनी सफाई की गाड़ी को धकेलते हुए वह कार्यालय के हर कोने की बारीकी से जांच करती थी। फर्श को चमकाने के बहाने उसकी नजरें उन महत्वपूर्ण जगहों को तलाश रही थीं जहां से उसे विक्रम के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल सके। कोई भी उस मामूली सी दिखने वाली औरत पर शक नहीं करता था। विक्रम का व्यवहार दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा क्रूर होता जा रहा था। वह कार्यालय के गलियारों में इस तरह चलता था जैसे दुनिया की पूरी सत्ता उसी के हाथों में हो। जब भी वह वहां से गुजरता तो कर्मचारी डर के मारे अपना सिर नीचे झुका लेते थे। विक्रम को लोगों के दिलों में यह खौफ देखकर बहुत आनंद मिलता था। उसे लगता था कि डर ही वह तरीका है जिससे वह इस साम्राज्य पर अपना राज कायम रख सकता है। माया यह सब चुपचाप देखती थी और उसके मन में विक्रम के प्रति नफरत लगातार गहरी होती जा रही थी। शाम होने के बाद जब ज्यादातर कर्मचारी अपने घरों को लौट जाते थे, तब माया का असली काम शुरू होता था। सुनसान गलियारों में केवल उसके कदमों की हल्की आहट सुनाई देती थी। कूड़ेदानों को खाली करने के बहाने वह उन फेंके गए कागजातों को बहुत ध्यान से पढ़ती थी। विक्रम और उसके साथी अक्सर जल्दबाजी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बिना नष्ट किए ही कूड़े में फेंक देते थे। माया उन फटे हुए पन्नों को इकट्ठा करती और उन्हें अपने बैग में सुरक्षित रख लेती थी। ये छोटे टुकड़े एक बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर सीधा इशारा कर रहे थे। एक रात माया सफाई करते हुए वित्त विभाग के मुख्य कार्यालय तक पहुंच गई। वहां का दरवाजा हमेशा की तरह तालों से बंद रहता था, लेकिन माया के पास इस इमारत की हर चाबी का मास्टर सेट मौजूद था। उसने बड़ी सावधानी से बिना आवाज किए दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। कमरे के अंदर अंधेरा था, इसलिए उसने अपनी छोटी टॉर्च निकाली। उसकी रोशनी सीधे मुख्य वित्तीय अधिकारी के डेस्क पर पड़ी। माया जानती थी कि कंपनी के खजाने को लूटने का सारा खेल इसी कमरे से संचालित किया जा रहा है और यहीं उसे अहम सबूत मिलेंगे। माया ने जल्दी से डेस्क पर रखा कंप्यूटर चालू किया। विक्रम के इस अधिकारी ने पासवर्ड सुरक्षा में बड़ी लापरवाही बरती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कोई यहां तक नहीं पहुंच सकता। माया ने अपनी तकनीकी जानकारी का उपयोग किया और कुछ मिनटों में सिस्टम को खोल लिया। स्क्रीन पर चमकते फोल्डर कंपनी के काले सच को अपने अंदर छुपाए हुए थे। माया ने एक एक करके सभी फोल्डरों को खंगालना शुरू कर दिया। वहां ऐसे कई फर्जी प्रोजेक्ट्स के बिल मौजूद थे जिनका असल दुनिया में कोई वजूद नहीं था, लेकिन उनके नाम पर करोड़ों रुपये निकाले जा रहे थे। उसने तुरंत अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे कंप्यूटर से जोड़ दिया। सभी महत्वपूर्ण वित्तीय रिकॉर्ड्स और बैंक हस्तांतरण के विवरण अब तेजी से कॉपी हो रहे थे। माया की आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी थीं और उसके कान बाहर से आने वाली किसी भी आहट को सुनने के लिए सतर्क थे। उसे पता था कि अगर आज वह पकड़ी गई तो विक्रम उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। डेटा ट्रांसफर पूरा होते ही उसने जल्दी से पेन ड्राइव निकाली और कंप्यूटर को बिल्कुल उसी स्थिति में बंद कर दिया जैसा वह पहले था। अगले दिन सुबह जब कार्यालय में काम शुरू हुआ तो एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। माया सफाई करते हुए हॉल के पास पहुंची, जहां विक्रम एक वरिष्ठ अधिकारी पर बुरी तरह चिल्ला रहा था। उस अधिकारी का नाम राजीव था, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। राजीव ने विक्रम द्वारा पास किए गए कुछ संदिग्ध बिलों पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया था। उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा था कि इन खर्चों का कोई स्पष्ट कारण दस्तावेजों में दर्ज नहीं है। विक्रम इस बात पर आग बबूला हो गया था और अपना आपा खो चुका था। विक्रम ने सभी कर्मचारियों के सामने राजीव का बुरी तरह अपमान करना शुरू कर दिया। उसने बेदर्दी से कहा कि जो कोई भी मेरे फैसलों पर सवाल उठाएगा, उसकी इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। विक्रम ने गार्ड्स को बुलाया और राजीव को तुरंत इमारत से बाहर निकालने का कठोर आदेश दे दिया। राजीव का चेहरा निराशा से भर गया था, क्योंकि उसने अपने जीवन के 20 साल इस कंपनी को दिए थे। माया यह अन्याय देखकर अंदर से पूरी तरह हिल गई थी,
लेकिन वह उस समय कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसे अपनी भावनाओं को कठोरता से दबाना पड़ा। राजीव के जाने के बाद पूरे कार्यालय में एक डरावनी खामोशी छा गई थी। कोई भी कर्मचारी अब विक्रम के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। माया ने समझ लिया था कि उसे राजीव जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। काम खत्म करने के बाद माया ने एक अज्ञात फोसा नंबर से राजीव को फोन किया। उसने अपनी असली पहचान नहीं बताई, लेकिन भरोसा दिलाया कि कंपनी के साथ जो भी गलत हो रहा है उसका जल्द ही पर्दाफाश होगा। माया ने राजीव से कुछ अहम जानकारी मांगी जो विक्रम के खिलाफ कानूनी मामला बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकती थी। राजीव शुरू में इस अज्ञात कॉल को लेकर काफी झिझक रहा था, क्योंकि वह विक्रम की ताकत और क्रूरता से अच्छी तरह वाकिफ था। लेकिन माया की बातों में एक सच्चाई और आत्मविश्वास था जिसने उसे प्रभावित किया। राजीव ने आखिरकार विक्रम की उन मुखौटा कंपनियों के नाम बता दिए जिनके जरिए काला धन सफेद किया जा रहा था। ये जानकारी माया के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उसने राजीव को धन्यवाद दिया और वादा किया कि उसकी नौकरी और सम्मान उसे बहुत जल्द वापस मिल जाएगा। माया अब अपने लक्ष्य के एक और कदम करीब पहुंच चुकी थी। अगले दिन माया ने राजीव द्वारा दी गई जानकारी की गहराई से छानबीन शुरू कर दी। उसने अपनी टीम के गुप्त आईटी विशेषज्ञ से संपर्क किया, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर मदद कर रहा था। दोनों ने मिलकर इंटरनेट के अंधेरे कोनों से उन शेल कंपनियों के तार खोजने शुरू कर दिए। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि विक्रम ने सारा पैसा विदेशों में बैठे माफियाओं के साथ निवेश कर रखा है। कंपनी को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला किया जा रहा था। विक्रम का यह खेल सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अपराध बन चुका था। दूसरी तरफ विक्रम अपनी झूठी शान और शौकत में पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसने कंपनी के पैसों से अपने लिए एक नया बेहद आलीशान निजी जेट खरीदा था। वह आए दिन बड़ी पार्टियां आयोजित करता था, जहां शराब पानी की तरह बहाई जाती थी और शहर के रसूखदार लोग शिरकत करते थे। विक्रम को लगता था कि इन अमीर और ताकतवर लोगों के बीच उठने बैठने से कोई भी कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह खुद को कानून और नियमों से बहुत ऊपर समझने लगा था। उसका अहंकार अब आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा था। एक शाम माया सफाई कर रही थी, जब विक्रम दोस्तों के साथ पार्टी की चर्चा कर रहा था। उनकी बातें सुनकर माया का खून खौलने लगा था। वे बेशर्मी से इस बात पर हंस रहे थे कि कैसे उन्होंने निवेशकों को बेवकूफ बनाकर करोड़ों का मुनाफा कमाया है। विक्रम कहे थे रहा था कि जब तक वह कुर्सी पर बैठा है, कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। माया मुट्ठियां भींचक कर उनकी बात को दिमाग में रिकॉर्ड कर रही थी। उसे अब विक्रम के इस घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने लाना ही था। माया ने उन सभी पुराने बोर्ड सदस्यों की फाइलें निकाल लीं, जिन्हें विक्रम ने अपनी चालाकी से बाहर कर दिया था। ये वो लोग थे जो माया के पिता के समय से कंपनी के वफादार रहे थे। माया जानती थी कि उसे इन सभी लोगों को फिर से एकजुट करना होगा। उसने एक एक करके उनके पुराने पतों और संपर्कों की जानकारी जुटाना शुरू किया। विक्रम ने इन लोगों की छवि खराब करने की कोशिश की थी, ताकि वे समाज में किसी को मुंह न दिखा सके। लेकिन माया को उन पर पूरा भरोसा था और वह उन्हें वापस लाना चाहती थी। उसने उन वफादार सदस्यों को एक गुप्त स्थान पर मिलने का संदेश भेजा। यह संदेश पूरी तरह से सुरक्षित था, ताकि कोई भी उसे बीच में पढ़ न सके। माया ने संदेश में लिखा था कि कंपनी को बचाने का आखिरी मौका आ गया है और हमें मिलकर काम करना होगा। कई सदस्यों ने शुरू में इस संदेश को विक्रम की कोई नई चाल समझकर नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन संदेश के अंत में माया ने एक गुप्त कोड लिखा था जो सिर्फ उसके पिता और उन पुराने सदस्यों को ही पता था। इस कोड ने सभी के मन में एक नई उम्मीद जगा दी। इधर विक्रम अपने अहंकार में चूर होकर एक नया और खतरनाक फैसला लेने जा रहा था। उसने एक विवादित जमीन पर नया प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई, जिससे हजारों गरीब लोगों को बेघर होना पड़ता। विक्रम को उन लोगों की जरा भी परवाह नहीं थी
उसे सिर्फ अपने भारी मुनाफे से मतलब था। जब कुछ जूनियर अधिकारियों ने इस पर सवाल उठाया तो विक्रम ने उन्हें तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कंपनी के अंदर अब पूरी तरह से तानाशाही का माहौल बन चुका था और हर कोई विक्रम के खौफ में जीने को मजबूर हो गया था। माया को जब नए प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो उसे लगा कि बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी हैं। यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक बड़ा अपराध था। माया के पिता ने हमेशा समाज की भलाई को व्यापार से ऊपर रखा था। विक्रम उनके सिद्धांतों को मिट्टी में मिला रहा था। माया ने तय किया कि वह इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर शुरू नहीं होने देगी। उसे अपनी योजना को और ज्यादा तेजी से अंजाम देना होगा क्योंकि अब समय कम बचा था और दांव पर बहुत कुछ लगा था। माया रात के अंधेरे में एक बार फिर पुराने रिकॉर्ड रूम में घुस गई। यह कमरा सालों से बंद पड़ा था और यहां धूल का साम्राज्य था। उसे विक्रम के उस विवादित प्रोजेक्ट की असली फाइलें ढूंढनी थी। काफी घंटों की कड़ी मेहनत और धूल फांकने के बाद आखिरकार उसे वह लाल रंग की फाइल मिल ही गई। इस फाइल में स्पष्ट रूप से लिखा था कि वह जमीन कानूनी तौर पर पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत आती है और वहां कोई निर्माण कार्य पूरी तरह से अवैध है। विक्रम ने भारी रिश्वत देकर नकली मंजूरी के कागज तैयार करवाए थे। फाइल पढ़ते समय अचानक बाहर से सुरक्षा गार्ड के भारी कदमों की आवाज आने लगी। माया का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने जल्दी से अपनी टॉर्च बंद कर दी। वह एक पुरानी अलमारी के पीछे छिप गई और अपनी सांसें रोक लीं। गार्ड ने दरवाजे का ताला खोला और अपनी सांसें काट गार्ड के भी अलमारी टॉर्च से अंदर रोशनी फेंकी। रोशनी की एक तेज किरण माया के चेहरे के बिल्कुल पास से गुजरी। अगर गार्ड एक कदम और आगे आता तो माया निश्चित रूप से पकड़ी जाती, लेकिन कुछ देर बाद गार्ड दरवाजा बंद करके वापस चला गया। माया ने राहत की लंबी सांस ली। उसने महत्वपूर्ण फाइल को अपने कपड़ों के अंदर छुपाया और सावधानी से इमारत से बाहर निकल गई। अब उसके पास विक्रम को बर्बाद करने के लिए कई पुख्ता सबूत मौजूद थे। वित्तीय घोटालों से लेकर अवैध निर्माण और कर्मचारियों के शोषण तक हर चीज का पक्का रिकॉर्ड माया के पास सुरक्षित था। विक्रम ने अपने लिए जो जाला बुना था, अब वह खुद ही उसी जाले में बुरी तरह फंसने वाला था। माया को पता था कि यह लड़ाई सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसे विक्रम के भारी अहंकार को भी हमेशा के लिए तोड़ना होगा। दिन के उजाले में माया फिर से नीली वर्दी पहनकर उसी इमारत में फर्श साफ कर रही होती थी। विक्रम जब भी उसके पास से गुजरता तो वह उसे हिकारत भरी नजरों से देखता था। उसे लगता था कि यह औरत दुनिया की सबसे तुच्छ और लाचार प्राणी है। वह अपने महंगे जूतों से फर्श पर जानबूझकर कीचड़ लगा देता था ताकि माया को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। माया चुपचाप उस कीचड़ को साफ कर देती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक आ गई थी। वह चमक उस तूफान की साफ आहट थी जो बहुत जल्द आने वाला था। विक्रम को कभी कभी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके हर एक कदम पर नजर रख रही है। उसने अपने सुरक्षा प्रमुख को पूरी इमारत की अच्छी तरह से तलाशी लेने का आदेश दिया, लेकिन सुरक्षा प्रमुख को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, क्योंकि माया ने अपने सारे निशान बहुत ही सफाई से मिटा दिए थे। विक्रम अपनी ही दिमागी उलझनों में बुरी तरह फंसने लगा था। उसे यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह डर आखिर क्यों लग रहा है, जबकि पूरी सत्ता उसके हाथों में थी। कंपनी के निचले स्तर के कर्मचारियों में भी एक खामोश बगावत पनपने लगी थी। माया जब भी सफाई करती तो वह चुपके से कर्मचारियों के बीच जाकर उनके दुख दर्द सुनती थी। वह उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से हिम्मत बंधाती थी और कहती थी कि बुरा वक्त जल्द ही खत्म होने वाला है। कर्मचारियों को माया की बातों से एक अजीब सांत्वना मिलती थी। उन्हें यह नहीं पता था कि यह मामूली सी सफाई वाली कोई और नहीं, बल्कि उनकी असली मालिक है। लेकिन माया का अच्छा व्यवहार उनके दिलों में विक्रम के प्रति विद्रोह की आग को और तेज कर रहा था। विक्रम की तानाशाही
और माया की खामोश तैयारी दोनों ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इमारत के अंदर का माहौल बहुत घुटन भरा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फटने से पहले अपनी पूरी ऊर्जा जमा कर रहा हो। विक्रम को लगता था कि उसने कंपनी की जड़ों को अपने काले धन से सींचकर बहुत मजबूत कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि माया ने उन जड़ों को पूरी तरह से काट दिया है और बस एक हल्के से झटके की जरूरत है। वह झटका बहुत जल्द और बहुत जोर से लगने वाला था। माया ने अपनी डायरी में वो आखिरी पन्ना पूरा कर लिया था जिसमें विक्रम के हर गुनाह की सजा लिखी थी। उसने डायरी बंद की और एक गहरी सांस ली। अब उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था ताकि वह विक्रम को सबके सामने बेनकाब कर सके और उसकी असली हैसियत दिखा सके। माया को यह अच्छी तरह पता था कि विक्रम खुद ही वह मौका उसे सौंपने वाला है। उसकी नजरें अब उस घड़ी की सुइयों पर टिकी थीं जो एक नए युग की शुरुआत का साफ संकेत दे रही थी। न्याय का पहिया अब बहुत ही तेजी से घूमने वाला था। विक्रम के भ्रष्ट साम्राज्य की बुनियाद अब माया के मजबूत इरादों के सामने पूरी तरह हिलने लगी थी। भले ही विक्रम बाहर से एक ताकतवर व्यक्ति दिखता था, लेकिन भीतर से उसकी पूरी व्यवस्था खोखली हो चुकी थी। माया ने उसके हर एक करीबी सहयोगी की कमजोरी का पता लगा लिया था। अब विक्रम के अपने ही लोग उसके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर होने वाले थे। माया ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि जब विक्रम गिरेगा तो उसे बचाने के लिए कोई भी हाथ आगे नहीं आएगा। उसका पतन बहुत ही दर्दनाक और भयानक होने वाला था। सफाई की बाल्टी और झाड़ू के पीछे छिपी वह महिला अब पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थी। उसने अपने पिता की तस्वीर को देखा और मन ही मन वादा किया कि वह इस कंपनी के सम्मान को वापस लेकर ही रहेगी। विक्रम की हर चाल का जवाब माया के पास पहले से ही तैयार था। अगली सुबह जब माया कंपनी की इमारत में दाखिल हुई तो उसके कदम पहले से भी ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी लग रहे थे। अब वह एक शिकार नहीं, बल्कि एक खतरनाक शिकारी बन चुकी थी जो अपने लक्ष्य को जल्द ही खत्म करने वाली थी। अगले दिन की सुबह कंपनी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। आज एक बहुत बड़े विदेशी निवेशक दल का कंपनी में आगमन होने वाला था। पूरी इमारत को दुल्हन की तरह सजाया गया था और हर कर्मचारी को सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विक्रम आज अपने सबसे महंगे और शानदार लिबास में तैयार होकर आया था। उसे किसी भी कीमत पर इन विदेशी निवेशकों को प्रभावित करना था ताकि वह अपने काले धन के साम्राज्य को और भी ज्यादा बढ़ा सके। माया भी अपनी नियमित सफाई की गाड़ी के साथ भूतल पर मौजूद मुख्य स्वागत कक्ष में काम कर रही थी। आज उसे विशेष रूप से इस बड़े और आलीशान हॉल को चमकाने की जिम्मेदारी दी गई थी। वह चुपचाप अपना काम कर रही थी, लेकिन उसकी तेज नजरें हर आने जाने वाले व्यक्ति पर टिकी हुई थीं। वह जानती थी कि आज का दिन विक्रम के लिए कितना अहम है और वह इस मौके का फायदा उठाकर उसकी घबराहट और कार्यप्रणाली का बहुत करीब से आकलन करना चाहती थी। मुख्य दरवाजे से कई शानदार गाड़ियां आकर रुकीं और उनमें से विदेशी निवेशकों का समूह बाहर निकला। विक्रम अपने चेहरे पर एक बहुत ही बनावटी लेकिन आकर्षक मुस्कान लेकर उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। वह अंग्रेजी में बड़ी ही मधुरता के साथ बात कर रहा था और उन्हें अपनी कंपनी की झूठी उपलब्धियों के बारे में बता रहा था। निवेशकों की नजरें कंपनी की इस भव्यता को देखकर सच में प्रभावित लग रही थीं। विक्रम को लग रहा था कि उसने अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। विक्रम उन सभी खास मेहमानों को मुख्य हॉल के बीचों बीच बने एक बड़े और सुंदर फव्वारे के पास लेकर आया। वह वहां खड़े होकर उन्हें अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बड़े ही गर्व के साथ समझा रहा था। इसी दौरान माया अपनी पानी से भरी बाल्टी और पोछा लेकर उसी फव्वारे के दूसरी तरफ की सफाई कर रही थी। उसका पूरा ध्यान फर्श को साफ करने पर था ताकि वह अपना काम समय पर खत्म कर सके और किसी की नजरों में फालतू का कोई भी शक पैदा न हो।
अचानक वहां से गुजरते हुए एक तेज रफ्तार कर्मचारी की कोहनी माया की बाल्टी से जोर से टकरा गई। माया कुछ समझ पाती उससे पहले ही बाल्टी का संतुलन बिगड़ गया और वह संगमरमर के चिकने फर्श पर पूरी तरह पलट गई। बाल्टी का सारा गंदा पानी तेजी से बहता हुआ सीधा विक्रम और उन विदेशी निवेशकों की तरफ जाने लगा। पानी की एक बड़ी लहर विक्रम के उन बेहद कीमती और चमकदार जूतों से जा टकराई जिसे उसने खास तौर पर आज के इस खास दिन के लिए पहना था। इस अचानक हुई घटना से वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से सन्न रह गए। पूरे हॉल में एक डरावना सन्नाटा छा गया जिसे केवल विक्रम की भारी सांसों की आवाज ही तोड़ रही थी। विक्रम ने नीचे झुककर अपने खराब हो चुके महंगे जूतों को देखा और उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया। उसकी वह बनावटी और मीठी मुस्कान एक ही पल में गायब हो गई थी और उसकी जगह एक खूंखार जानवर जैसी नफरत ने ले ली थी जो अब सीधे माया पर अपना कहर बरपाने वाली थी। विक्रम ने निवेशकों की मौजूदगी की परवाह किए बिना ही माया पर अपनी पूरी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। उसने अपनी आवाज को इतना तेज कर लिया था कि हॉल का हर कोना उसके गुस्से से गूंज रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम जैसी अंधी और बेवकूफ औरतें इस आलीशान जगह पर काम करने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। उसने माया को कई तरह की भद्दी गालियां दी और कहा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई भी मेरे इन जूतों की कीमत नहीं चुका सकती है। विदेशी निवेशक विक्रम के इस भयानक और क्रूर रूप को देखकर अंदर ही अंदर काफी असहज महसूस करने लगे थे। वे आपस में धीमे स्वर में कुछ बात करने लगे जो साफ तौर पर विक्रम के इस असभ्य व्यवहार की आलोचना थी। विक्रम को इस बात का एहसास तो हुआ कि वे असभ्य व्यवहार में एहसास की निवेशकों के सामने अपनी छवि खराब कर रहा है, लेकिन उसका अहंकार उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि एक मामूली नौकरानी ने उसका भारी अपमान कैसे कर दिया। माया ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी बाल्टी को सीधा किया। वह जानती थी कि अगर वह अभी विक्रम को कोई भी जवाब देगी तो बात और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। उसने जल्दी से एक सूखा कपड़ा उठाया और विक्रम के जूतों के पास फैले हुए पानी को साफ करने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। विक्रम ने अपने पैर को झटके से पीछे खींचा और माया के हाथ पर जोर से लात मारने का प्रयास किया, लेकिन माया ने बड़ी फुर्ती से अपना हाथ हटा लिया। यूजेंट विक्रम का यह हमला माया को शारीरिक रूप से तो नहीं लगा, लेकिन उसने माया के धैर्य की अंतिम परीक्षा ले ली थी। विक्रम ने जोर से घोषणा करते हुए कहा कि मैं तुम्हें इसी वक्त इस कंपनी से बर्खास्त करता हूं। तुम कल से यहां अपनी यह मनहूस शक्ल लेकर कभी मत आना। अगर तुमने इस इमारत के आसपास भी फटकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा और तुम्हारी बची खुची जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। माया ने बड़ी शांति के साथ अपनी जगह से उठकर सीधे विक्रम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे और न ही उसके चेहरे पर किसी तरह के डर का कोई निशान था। माया की इस अचूक शांति ने विक्रम को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वह उम्मीद कर रहा था कि माया उसके पैरों में गिरकर अपनी नौकरी की भीख मांगेगी और फूट फूट कर रोएगी, लेकिन माया का यह पत्थर जैसा स्थिर और निडर रूप विक्रम के लिए किसी बड़े रहस्य से कम नहीं था। माया ने अपने कपड़े पर लगी धूल को झाड़ा और बड़ी ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा कि आपको मुझे नौकरी से निकालने की कोई जरूरत नहीं है श्रीमान विक्रम। मैं खुद ही यह जगह छोड़कर जा रही हूं, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि जो गंदगी आज आपने फैलाई है उसे साफ करने के लिए एक दिन किसी न किसी को वापस जरूर आना पड़ेगा। उस दिन आपके ये महंगे जूते आपको उस भयानक दलदल से बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे जिसे आपने खुद अपने लिए तैयार किया है। माया की यह रहस्यमयी और चेतावनी भरी बात सुनकर विक्रम के माथे पर अचानक पसीने की कुछ बूंदें छलक आईं। उसके शब्दों में इतनी गहराई और इतना आत्मविश्वास था कि विक्रम कुछ पल के लिए अपना सारा गुस्सा भूल गया। विदेशी निवेशक भी माया के इस गरिमापूर्ण
व्यवहार और उसकी बेबाक बातों को सुनकर काफी प्रभावित नजर आ रहे थे। माया ने अपनी सफाई की बाल्टी उठाई और बिना मुड़कर देखे बड़ी ही शान से उस विशाल और आलीशान हॉल के मुख्य दरवाजे से बाहर की तरफ निकल गई। माया के जाने के बाद विक्रम ने फिर से अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाने की नाकाम कोशिश की। उसने निवेशकों से माफी मांगते हुए कहा कि हमारे यहाँ के निचले स्तर के कर्मचारी अक्सर इसी तरह की बेवकूफियां करते रहते हैं। लेकिन निवेशकों के दिमाग में विक्रम की वह क्रूर छवि और माया की वह रहस्यमयी बात पूरी तरह से बैठ चुकी थी। उन्होंने विक्रम के साथ मीटिंग को जल्दी खत्म करने का फैसला किया और वहां से चले गए, जिससे विक्रम की एक बहुत बड़ी डील हमेशा के लिए रद्द हो गई। माया इमारत से बाहर निकलकर पास ही बने एक शांत पार्क में जाकर बैठ गई। आज का दिन उसके लिए भावनाओं के एक बहुत बड़े तूफान जैसा था। विक्रम के उन कड़वे शब्दों ने उसके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी, लेकिन इसी के साथ उसने विक्रम के असली चेहरे को भी पूरी तरह से बेनकाब कर दिया था। माया ने अपना मोबाइल निकाला और राजीव को एक संदेश भेजा। उसने लिखा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी गति बढ़ाएं, क्योंकि विक्रम अब बौखलाहट में बड़ी गलतियां करेगा। राजीव का तुरंत जवाब आया, जिसमें उसने लिखा था कि उसने सभी पुराने शेयरधारकों से बात कर ली है और वे सभी माया के साथ खड़े होने के लिए पूरी तरह तैयार है। माया को अब विक्रम के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करना था, और वह हथियार था उस जमीन के घोटाले का पूरा पर्दाफाश करना। उसने राजीव से कहा कि वह तुरंत मीडिया के कुछ भरोसेमंद और निडर पत्रकारों से संपर्क साधे। माया उस अवैध निर्माण की सारी जानकारी कल सुबह ही प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना चाहती थी। दूसरी तरफ अपने कार्यालय में बैठा विक्रम गुस्से से आग बबूला हो रहा था। विदेशी निवेशकों के चले जाने से उसे करोड़ों रुपये का भारी नुकसान हुआ था, और इस सब का जिम्मेदार वह सिर्फ और सिर्फ उस मामूली सफाई वाली को मान रहा था। उसने तुरंत अपने सुरक्षा प्रमुख को अपने केबिन में बुलाया। विक्रम ने उसे सख्त आदेश दिया कि वह उस औरत की पूरी जानकारी निकाले कि वह कहाँ रहती है और उसके परिवार में कौन कौन है। विक्रम उससे इस अपमान का बहुत ही भयानक और क्रूर बदला लेना चाहता था। सुरक्षा प्रमुख ने पूरे मानव संसाधन विभाग को खंगाल मारा, लेकिन उसे उस सफाई कर्मचारी की कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिली। माया ने कंपनी में नौकरी पाने के लिए जो भी दस्तावेज जमा किए थे, वे सभी पूरी तरह से फर्जी और बहुत ही चालाकी से तैयार किए गए थे। जब सुरक्षा प्रमुख ने विक्रम को यह बात बताई, तो विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि वह कोई आम सफाई वाली नहीं थी, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति थी जो उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा था। विक्रम का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और उसे माया की वे आखिरी बातें याद आने लगी। दलदल और गंदगी की सफाई जैसी बातें अब उसे एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह डराने लगी थीं। उसने अपने सभी भ्रष्ट साथियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। विक्रम ने सबको आदेश दिया कि वे अपने सभी काले खातों की तुरंत जांच करें और हर एक लेन देन को पूरी तरह से छुपाने का इंतजाम करें। उसे डर था कि कोई उसके इस अभेद्य साम्राज्य में सेंध लगाने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। माया उस रात अपने पिता के कमरे में बैठी हुई थी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज का मसौदा तैयार कर रही थी। यह वह प्रस्ताव था जो आगामी बोर्ड मीटिंग में विक्रम के खिलाफ एक बड़े अविश्वास प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाना था। इस दस्तावेज में विक्रम द्वारा किए गए हर एक अपराध और घपले का बहुत ही विस्तृत विवरण मौजूद था। राजीव और पुराने शेयरधारकों ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी थी। माया अब अपने लक्ष्य के बिल्कुल अंतिम चरण में मजबूती के साथ प्रवेश कर चुकी थी। अगली सुबह पूरे शहर के प्रमुख अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर एक बहुत बड़ी खबर छपी थी, जिसने पूरी व्यापारिक दुनिया में भारी तहलका मचा दिया था। यह खबर विक्रम के उस विवादित और अवैध निर्माण प्रोजेक्ट के बारे में थी, जिसमें उसने पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाई थीं। खबर में उन सभी सरकारी अधिकारियों के नाम भी विस्तार से दिए गए थे
जिन्होंने विक्रम से मोटी रिश्वत लेकर इस गैर कानूनी काम को अपनी मंजूरी दी थी। पूरे शहर में अब सिर्फ और सिर्फ विक्रम और उसकी कंपनी की ही चर्चा हो रही थी। विक्रम के कार्यालय के बाहर सुबह से ही मीडिया वालों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। वे सभी विक्रम से इस भयानक घोटाले के बारे में तीखे सवाल पूछना चाहते थे। विक्रम अपनी कार में बैठा हुआ था और पसीने से पूरी तरह तरबतर हो चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका यह गुप्त खेल इतनी जल्दी और इस तरह दुनिया के सामने आ जाएगा। उसने अपने वकीलों की टीम को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन मामला अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। कंपनी के शेयर बाजार में भी इस खबर का बहुत ही बुरा असर पड़ा था। कुछ ही घंटों के अंदर कंपनी के शेयरों की कीमत धड़ाम से नीचे गिर गई थी और निवेशकों के करोड़ों रुपये पूरी तरह से डूब चुके थे। बोर्ड के सदस्य अब विक्रम से बहुत ज्यादा नाराज थे और वे लगातार उसे फोन करके इसका स्पष्टीकरण मांग रहे थे। विक्रम ने अपना फोन बंद कर लिया था क्योंकि उसके पास उनके किसी भी सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं था। उसकी रातों की नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी। माया अपने घर के एक बड़े और सुरक्षित कमरे में बैठकर टेलीविजन पर विक्रम के इस पतन की खबर को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी और शांत मुस्कान थी, क्योंकि उसकी योजना बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही थी। उसने राजीव को फोन किया और उसे आगे के कदमों के बारे में अपनी स्पष्ट हिदायत दी। माया ने कहा कि अब हमें विक्रम को संभलने का एक भी मौका नहीं देना है और उस पर लगातार एक के बाद एक कई बड़े वार करने हैं। माया ने उन विदेशी निवेशकों को भी एक गुप्त संदेश भेजा जो कल विक्रम के व्यवहार से बहुत ज्यादा नाराज होकर लौट गए थे। माया ने उन्हें कंपनी की असली वित्तीय स्थिति और अपनी भावी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उसने वादा किया कि विक्रम के जाने के बाद कंपनी अपने पुराने और ईमानदार सिद्धांतों पर फिर से काम करना शुरू करेगी। निवेशक माया के इस स्पष्ट दृष्टिकोण और उसकी गहरी समझ को देखकर काफी प्रभावित हुए। उन्होंने विक्रम के हटते ही कंपनी में फिर से बड़ा निवेश करने का पक्का वादा किया। विक्रम अब पूरी तरह से अकेला और बेबस महसूस कर रहा था। उसके जिन साथियों ने कल तक उसके साथ शराब पी थी, वे सब आज उसका साथ छोड़कर भाग चुके थे। सरकारी जांच एजेंसियां भी अब विक्रम के खिलाफ पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थीं और किसी भी वक्त उसके कार्यालय पर बड़ा छापा मार सकती थीं। विक्रम को अब यह समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। उसका वह सारा झूठा अहंकार अब धीरे धीरे उसके ही डर के सामने पूरी तरह से टूटता जा रहा था। दिन के अंत में विक्रम ने अपने कार्यालय के सभी महत्वपूर्ण कागजातों को नष्ट करने का एक हताश और आखिरी प्रयास किया। उसने अपनी शेल कंपनियों के सभी सर्वर बंद करने का सख्त आदेश दिया ताकि कोई सुराग न बचे। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि माया ने बहुत पहले ही सारा जरूरी डेटा अपने सुरक्षित और गुप्त सर्वर पर पूरी तरह से कॉपी कर लिया था। विक्रम बस अंधेरे में तीर चला रहा था, जबकि माया पूरे युद्ध के मैदान को अपनी ऊंची जगह से बहुत साफ तरीके से देख रही थी। बोर्ड मीटिंग अब बस कुछ ही दिन दूर थी और पूरा माहौल भारी तनाव से भरा हुआ था। माया ने अपनी अलमारी से वह शानदार और महंगा लिबास निकाला जिसे उसने खास तौर पर उस दिन के लिए बनवाया था। उसने एक बार फिर अपने पिता की तस्वीर को देखा और अपने दिल में यह पक्का संकल्प लिया कि वह उनका नाम कभी भी खराब नहीं होने देगी। माया अब अपनी उस असली पहचान को दुनिया के सामने लाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जो उसने इतने दिनों तक बहुत सावधानी से छुपा रखी थी। माया अपने गुप्त ठिकाने पर बैठी हुई थी और उसके सामने कई कंप्यूटर स्क्रीन चमक रही थीं। वह अपने वफादार आईटी विशेषज्ञ के साथ मिलकर विक्रम के खिलाफ सारे डिजिटल सबूतों को अंतिम रूप दे रही थी। विदेशी शेल कंपनियों के सारे बैंक खाते और लेन देन के गुप्त रिकॉर्ड अब पूरी तरह से डिक्रिप्ट हो चुके थे। इन आंकड़ों को देखकर साफ पता चल रहा था कि विक्रम ने कंपनी के खजाने को कितनी बेदर्दी से लूटा है। माया हर एक फाइल को बहुत ध्यान से जांच रही थी ताकि कोई भी कानूनी कमी न रह जाए।
राजीव ने माया को एक सुरक्षित लाइन पर फोन किया और उसे पुराने शेयरधारकों के साथ हुई बैठक की पूरी जानकारी दी। उसने बताया कि सभी पुराने सदस्य विक्रम की इस तानाशाही से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और अब खुलकर बगावत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राजीव की बातों से माया को बहुत ज्यादा हौसला मिला। उसे पता था कि बोर्ड मीटिंग में उसे इन सदस्यों के समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। माया ने राजीव को निर्देश दिया कि वह सभी को मीटिंग के दिन एकजुट रहने के लिए कहे। दूसरी तरफ विक्रम का आलीशान कार्यालय अब एक युद्ध के मैदान में बदल चुका था, जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार मची हुई थी। विक्रम अपने जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों पर पागलों की तरह चिल्ला रहा था, क्योंकि वे मीडिया में छपी उस भयानक खबर को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे थे। कंपनी के बाहर पत्रकारों का भारी हुजूम लगा हुआ था, जो लगातार विक्रम के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। विक्रम का पूरा शरीर गुस्से और एक अनजाने डर से बुरी तरह कांप रहा था, जिसे वह छुपाना चाहता था। तभी विक्रम के वकीलों की पूरी टीम बड़े ही घबराए हुए चेहरों के साथ उसके केबिन में दाखिल हुई। मुख्य वकील ने विक्रम को बताया कि स्थिति अब पूरी तरह से उनके हाथ से बाहर निकल चुकी है और सरकारी एजेंसियों ने जांच का दायरा काफी बड़ा कर दिया है। वकील ने साफ शब्दों में कहा कि अगर विक्रम ने जल्द ही कोई ठोस और बड़ा कदम नहीं उठाया तो उसे बहुत जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। यह सुनकर विक्रम पसीने से तरबतर हो गया और कुर्सी पर धड़ाम से गिर पड़ा। लेकिन विक्रम का अंधा अहंकार अभी भी उसे सच्चाई को स्वीकार करने से पूरी तरह रोक रहा था। उसने अपने वकीलों को वहां से बाहर निकाल दिया और खुद से ही जोर जोर से बातें करने लगा। उसे लगने लगा था कि आगामी बोर्ड मीटिंग ही उसके लिए इस मुसीबत से बाहर निकलने का एकमात्र और सबसे सुरक्षित रास्ता है। उसने तय किया कि वह मीटिंग में अपने सभी विरोधियों को हमेशा के लिए कुचल देगा और कंपनी पर अपना पूरा अधिकार और भी ज्यादा मजबूती के साथ स्थापित कर लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी समय माया अपने लैपटॉप पर उस आखिरी शेल कंपनी के दस्तावेजों को गहराई से खंगाल रही थी, जिसका नाम विक्रम ने अपने निजी दस्तावेजों में बड़ी चालाकी से छुपा रखा था। यह वही कंपनी थी जिसके जरिए विक्रम ने माया के पिता की बीमारी के दौरान करोड़ों रुपये का बड़ा गबन किया था। इन कागजातों को पढ़ते हुए माया की आंखें गुस्से और दुख से पूरी तरह भर आई थीं। उसे अपने पिता का वह थका हुआ चेहरा याद आ गया, जो अपनी ही कंपनी को बचाने के लिए आखिरी सांस तक बहुत संघर्ष करते रहे थे। आईटी विशेषज्ञ ने माया को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भेजा, जिसने विक्रम के सारे अपराधों को पूरी तरह से साबित कर दिया। विशेषज्ञ ने उस आखिरी विदेशी बैंक खाते का सीधा लिंक ढूंढ लिया था, जो किसी और का नहीं बल्कि विक्रम के अपने निजी नाम पर ही खुला हुआ था। यह वह सबसे बड़ा हथियार था जिसकी माया को इतने दिनों से बहुत ही बेसब्री से तलाश थी। अब विक्रम चाहे जितने भी झूठ बोल ले, वह इन पुख्ता डिजिटल सबूतों को दुनिया के सामने कभी भी झुठला नहीं पाएगा और उसका अंत अब निश्चित है। माया ने सारे पुख्ता सबूतों को मिलाकर एक बहुत ही मोटी फाइल तैयार की। यह फाइल केवल कुछ कागजों का बंडल नहीं थी, बल्कि यह विक्रम के ताबूत में ठोकी जाने वाली सबसे आखिरी और सबसे बड़ी कील थी। माया ने उस भारी फाइल को अपने हाथों में उठाया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पिता खुद उसके पास खड़े होकर उसे अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे हों। उसने उस फाइल को एक बहुत ही सुरक्षित काले ब्रीफकेस में रखा और उसे ताला लगा दिया। अब उसे बस उस निर्णायक दिन का बेसब्री से इंतजार था। विक्रम की मानसिक स्थिति अब दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसे हर एक कर्मचारी में माया और राजीव की परछाई नजर आने लगी थी और उसका शक हद से ज्यादा बढ़ गया था। उसने अपने मुख्य सुरक्षा अधिकारी को अपने केबिन में बुलाया और उसे बहुत बुरी तरह से अपमानित करते हुए नौकरी से तुरंत निकाल दिया। विक्रम को लगता था कि उसकी सुरक्षा टीम ही उसके खिलाफ रची जा रही इस बड़ी साजिश में पूरी तरह से शामिल है। उसका यह पागलपन
उसके ही साम्राज्य को अंदर से तेजी से खोखला कर रहा था। विक्रम के वे सभी भ्रष्ट और लालची साथी, जो कल तक उसकी ताकत हुआ करते थे, अब चूहों की तरह जहाज छोड़कर भागने लगे थे। उनमें से कुछ ने तो रातों रात देश छोड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया था, क्योंकि वे जानते थे कि विक्रम का जहाज अब तेजी से डूब रहा है। लेकिन माया ने पहले ही सारी गुप्त जानकारी सरकारी एजेंसियों को सौंप दी थी, जिसके कारण हवाई अड्डों पर उन सभी भ्रष्ट लोगों को भागते समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विक्रम की वह पूरी ताकतवर टीम अब ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। शाम के समय शहर के एक बहुत ही शांत और आलीशान होटल में राजीव ने उन सभी पुराने और वफादार बोर्ड सदस्यों के साथ एक अत्यंत गुप्त बैठक का आयोजन किया। सभी सदस्य कमरे में मौजूद थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी उत्सुकता और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक सामने लगी बड़ी टीवी स्क्रीन चालू हुई और एक सुरक्षित वीडियो कॉल कनेक्ट हो गई। स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई दिया उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से सन्न रह गए और उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि उनके पुराने मालिक की इकलौती बेटी माया का था। माया को इतने सालों बाद इस तरह एक बहुत ही शक्तिशाली और आत्मविश्वासी रूप में देखकर कई सदस्यों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वे सभी यह मान चुके थे कि माया हमेशा के लिए कहीं दूर जा चुकी है और कंपनी अब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। माया ने सभी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बड़ी ही नम्रता के साथ कहा कि वह इतने समय तक जानबूझकर एक बहुत बड़े मकसद के लिए ही सबसे छिपी हुई थी। माया ने उन सभी को अपनी पूरी योजना के बारे में विस्तार से बताया। उसने कहा कि विक्रम को आगामी बोर्ड मीटिंग में अपने अधिकारों का पूरी तरह से घमंड होगा और वह इसी घमंड का फायदा उठाकर उसे सबके सामने बेनकाब करेगी। माया ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे मीटिंग के दौरान बिल्कुल शांत रहें और विक्रम की किसी भी बात का शुरू में विरोध न करें, ताकि उसे अपनी जीत का झूठा एहसास हो सके। सभी पुराने सदस्यों ने माया की इस बात पर पूरी सहमति जताई और उसका पूरा साथ देने का पक्का वादा किया।